लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि एयर पोल्यूशन हमें दिखाई नहीं देता, हाँ, तो उस वजह से क्या होगा कि चूंकि वो दिखाई नहीं देता तो लोगों को ये लगता है कि इतना डेंजर नहीं है, इतना खतरा नहीं है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के नाम लिखे गए हैं, मतलब सांसों से रिलेटेड जो बीमारी के नाम कुछ लिखे गए हैं, जैसे साइनस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्मा और एलर्जी। आपसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जितने भी बीमारी है, ये जितने भी रेस्पिरेटरी सिम्टम है, ये पिछले 1-2 साल में बहुत ज्यादा बढ़े हैं? यस और नो? आपका आंसर जरूर होगा यस, क्योंकि आप चाहे इंडिया के किसी भी शहर में जाए, किसी भी आदमी से पूछे कि ये सिम्टम्स बढ़े हैं, आपको जवाब यही मिलेगा कि हाँ बढ़े हैं। हर शहर में, हर गांव में ये जो सिम्टम्स है ये बढ़े हैं। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि ये जो सिम्टम्स है, इनसे कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा अफेक्टेड हैं? बच्चे और बुजुर्ग। क्या आपको ये पता है कि बच्चे इन सिम्टम्स से ज्यादा अफेक्टेड, या बच्चों को इन चीजों से ज्यादा मतलब अफेक्टेड क्यों होते हैं? ये सिम्टम ज्यादा क्यों होता है बच्चों में? आपको ये पता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके हर एक ऑर्गन, जैसे लंग है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, हर एक ऑर्गन को सेंसिटिव कहा जाता है और उसे डेवलप होने में लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिस समय से बच्चे पैदा होते हैं, जिस सेकंड बच्चे पैदा होते हैं, उस समय से लेके हर रोज 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा बच्चों को लंग्स के अंदर जाता है, बच्चों के श्वास नाली से लंग्स के अंदर जाता है। मतलब हर रोज 11,000 लीटर, 11,000 लीटर बच्चों को हवा के जरिए और उसके साथ पोल्यूशन का अटैक हमारे रेस्पिरेटरी, बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को झेलना पड़ता है, राइट? ये जो 11,000 लीटर हवा और उसके साथ जो इम्प्यूरिटीज बच्चों के नाजुक से लंग्स को अटैक करता है, उसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी को ज्यादा काम करना पड़ता है। वैसे भी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होती नहीं है, डेवलप कर रहा होता है इम्यूनिटी पैदा होते ही, तो बच्चों को उससे झेलना पड़ता है और बच्चों के इम्यूनिटी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिसके कारण ये सिम्टम्स बच्चों में ज्यादा आते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। जब बच्चे पैदा होते हैं, हम उनके हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, क्रीम, है ना? क्या हम अपने साबुन बच्चों में इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चों के स्किन नाजुक होते हैं। क्या हम अपने क्रीम बच्चों में इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? उनके स्किन नाजुक होते हैं। क्या हम जो खाना खाते हैं, सब्जी, दाल, चावल, क्या हम बच्चे को पैदा होते ही क्या हम वो खाना खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। क्यों नहीं खिला सकते? क्योंकि उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो उनका शरीर है, वो उस तरीके के खाने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो हम सारे चीजों का ध्यान रखते हैं, सारे चीजों को ये ध्यान रखते हैं कि सब चीज जो है केयरफुली रहे बच्चों के केस में। लेकिन हम 11,000 लीटर हवा, जो कि बच्चों के शरीर के लिए सबसे ज्यादा वाइटल है, उस चीज को क्यों भूल जाते हैं? उस चीज को क्यों इग्नोर करते हैं? और जिसके कारण क्या होता है, उस इग्नोर करने के वजह से जो बच्चों के श्वास नाली है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, जो उसके बच्चों के श्वास नाली के ऊपर जो झेलना पड़ता है, इस वजह से ये सिम्टम्स बार बार आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बच्चों के ये जो सिम्टम्स है ये किस वजह से हमें होते हैं। कि जब हम, मान लीजिए, हमारे 11,000 लीटर हवा जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज आती है, उसके साथ जो इम्प्यूरिटीज आती है, उसे रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है, राइट? अब ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है 3 लेवल पे काम करता है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये इसमें से सबसे अहम जो है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आप अपने घर के बैल्कनी में बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आंधी तूफान होने वाला है, आंधी तूफान हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप घर के अंदर आ जाएंगे और घर के अंदर आके दरवाजे खिड़की को बंद कर देंगे। दरवाजे खिड़की को क्यों बंद करेंगे? बिकॉज
जो बाहर की धूल मिट्टी है वो आपके घर के अंदर ना आ सके। ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है ना, ये अपने आप करते, हमें किसी को बोलना नहीं पड़ता। अब आप ये देखिए, ठीक उसी तरीके से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी, जो श्वास नाली है, उसके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। अब जो श्वास नाली है, आप देखिए नॉर्मली, मेरे कर्सर को फॉलो करिए, ये नॉर्मली इतना गैप होना चाहिए, और जब सांस लेते हैं हम और सांसों के जरिए जो गंदी हवा आती है तो हमारे श्वास नाली को सिकुड़ देते हैं। श्वास नाली को सिकुड़ के, छोटा करके, पतला करके, उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ये बहुत एक नेचुरल रिएक्शन है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का। अब ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये इन्फ्लेमेशन अलग अलग लेवल पे होता है। अब नाक के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो हमें नाक बंद का एहसास होता है। जब नाक बंद होता है तो हम मुंह से सांस लेने लगते हैं, और जब मुंह से सांस लेते हैं तो वो जो इम्प्योरिटीज नाक से रोकने की कोशिश की जा रही थी, अब वो गले में आ जाता है। जब गले में आता है तो गले में खराश होते हैं, गले में दर्द होता है, और फिर हमें खांसी आने शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे, धीरे धीरे अब नीचे जाता है। जब छाती वाले हिस्से में जाता है तो वहां पे, जब छाती वाले एरिया में जाता है, जैसे इस एरिया में मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे, यहाँ पे इसको ब्रोंकियल सेक्शन कहा जाता है। जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों के केस में बहुत कॉमन है। आप देखेंगे कई बार बच्चे जो है रात को जब सोते सोते उठ के बैठ जाते हैं, उनको दिक्कत होती है सांस लेने में। तो जब उस सिचुएशन को, यहाँ पे जो छाती वाले एरिया में जो दिक्कत होती है, तो उसे ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी कहा जा सकता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल सेक्शन के बाद अब देखिए ये एयरवे, जो श्वास नाली है, अब धीरे धीरे ब्रांच आउट हो गए। अब ये पेड़ की तरफ अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए लंग्स के अंदर। ये देखिए पतले पतले से एयरवेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये जितने भी पतले पतले से एयरवेज है, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पे जो पतले लंग्स के अंदर जो पतले एयरवेज है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, वहां पे सिकुड़ने लगता है, तो उसे एस्थमा अटैक बोलते हैं, उसे एस्थमा के नाम से जाना जाता है। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? हमें एक रेस्पिरेटरी, मतलब नाकबंद जो है, बीमारी नहीं है। नाकबंद एक शरीर का सिग्नल है। खांसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये सब शरीर के सिग्नल है, ये कहने के लिए कि देखो गंदगी शरीर के अंदर आ रहा है और हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास दो चॉइस है। पहला चॉइस है कि हम इसे इग्नोर करते रहें, हम इसे नजरअंदाज करते रहें, राइट। दूसरा चॉइस है कि हम अब इससे प्रिवेंट करने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो हमें बीमारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहेगी, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते रहेंगे। ये मुझे नहीं लगता ये चीज कहने की जरूरत है कि देखिए मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एक एस्थमा एग्जाम्पल दिया, एक बच्चों का एग्जाम्पल दिया। बच्चों को ज्यादा बार डॉक्टरों के पास लेके जाना पड़ता है। बच्चे ज्यादा बार बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम नाजुक होता है। जो 11,000 लीटर हवा बच्चों के लंग्स के अंदर जाते हैं, उसके साथ जो इम्प्यूरिटीज जाती है, उसे रोकने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये सिम्टम्स ज्यादा बार दिखाई देते हैं बच्चों के केस में। एस्थमा, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी सिम्टम है, उसके लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है लोगों को। अब देखिए जो एस्थमा जो है वो लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है, वो बहुत, मतलब अब इसके बाद जो है वो सीधे सीधे लंग्स के अंदर इम्प्यूरिटीज चली जाएगी। वो आखिरी बार कोशिश करता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो एस्थमा अटैक है, इसका मतलब वो आखिरी बार कोशिश करता है कि वो इम्प्यूरिटीज को लंग्स तक पहुंचने में रोक सके। लेकिन हम दवाई लेके उसको भी वो कर लेते हैं। सांस तो ले सकते हैं, एस्थमा तो टेम्पररीली ठीक हो जाती है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट रह जाते हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट में समझा पाया।